Hello everyone and welcome back. So in this video we'll be studying about the final season for us or the fourth season, and this is the last video in the Indian climatology series that I'm going to make. So till now we've done three seasons. These were the winter season, the pre-monsoon season or the summer season, and the monsoon season, which was the worst season for us and the longest season of course. So this season is called as the post-monsoon season because it's coming after the monsoon season. That's why post monsoon. And normally people call it as the autumn season. This is not a big season at all. There's just a couple of things we need to know. Like, if you guys have heard of the term cyclones, you might have seen these in the movies. Obviously, cyclones or tropical revolving storms, whatever you guys call them. So that's what we're gonna study in this season. Now let's see how these are formed. This season is also known as the Northeast Monsoon or the Retreating Southwest Monsoon. तो अभी तक हमने देखा था कि जो अर्थ है इसमें वी हैव टू हेमिस्फीयर्स, northern hemisphere and the southern hemisphere. So when it is winter in the northern hemisphere, the sun was at 23.5 degrees south. And when there was summer in the northern hemisphere, तब the sun was 23.5 degrees north. ठीक है, फिर हमने देखा कि मॉनसून का टाइम आया. मॉनसून में द सन स्टार्टेड गोइंग टू द साउथ, बट इट वाज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, राइट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही था सन, बट थोड़ा थोड़ा साउथ जाने लग गया था. अब इन दिस सीजन वी विल बी ट्रांजिटिंग टुवर्ड्स द विंटर सीजन अगेन. मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस वाज विंटर एंड दिस वाज समर. तो अब हम फिर से विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं. मतलब द सन विल बी मूविंग टू द सदर्न हेमिस्फीयर. अब हम यही पढ़ेंगे इस सीजन के बारे में. तो जब यहाँ पर विंटर था तब सन नीचे था सदर्न हेमिस्फीयर में. जब यहाँ पर समर था तब सन ऊपर था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. फिर उसके बाद मॉनसून आया. मॉनसून का टाइम हमने देखा कि सन धीरे धीरे नीचे जा रहा है. अब आ रहा है पोस्ट मॉनसून. पोस्ट मॉनसून का मतलब सन और नीचे जा रहा है और अब वो विंटर की तरफ जा रहा है. मतलब आज सन इज मूविंग फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर अगेन. तो ये सारे सीजन्स थे जो हमने देखे हैं. समर सोलिस्टिस मींस द सन वाज ओवर हियर 23.5 degrees north. Then winter solstice means the sun was over here 23.5 degrees south. And both these equinoxes का मतलब sun was right overhead the equator. यहाँ भी यहाँ भी. तो अब sun नीचे जा रहा है, मतलब इंडिया से नीचे जा रहा है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है. यू कैन से दिस. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पर सन बना दिया. अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं नीचे. तो इससे क्या होगा? इसकी वजह से ITCZ और द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, इट ऑल्सो शिफ्ट्स टू द साउथ. इसके वजह से जो हमारा एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रफ था, जो राजस्थान से हेड बे ऑफ बंगाल तक हमने बनाया था, जो काइंड ऑफ ये जो AMT था, जो हमारा एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रफ, वो भी साउथ मूव करना शुरू हो जाए. बिकॉज आवर ITCZ इज गोइंग टू द साउथ एंड ये सारी चीजें सन की हीटिंग की वजह से ही मूव करती है. ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था. तो नाउ द AMT और द ITCZ विल फॉल ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. तो ये जो अब नया AMT है वो यहाँ और यहाँ फॉर्म, एक अरेबियन सी के ऊपर और एक बे ऑफ बंगाल के ऊपर. एंड जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में लो प्रेशर था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, वो भी अब डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज सन इज मूविंग टू द साउथ, तो ये लो प्रेशर भी खत्म होना शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पर रिलेटिवली हायर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा. अब लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर है, क्योंकि हमारा सन साउथ की तरफ जा रहा है एंड जहाँ सन होता है वहीं पे लो प्रेशर होता है. तो अब एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रफ यहाँ और यहाँ है एंड यू नो कि यहाँ पर लो प्रेशर होता है. AMT means low pressure. अब since the low pressure is here and high pressure is here, so the winds will start blowing from high to low as usual. Winds ऐसे blow होनी शुरू हो जाएंगे. And you know कि Coriolis force की वजह से everything will start moving to the right. तो ये ऐसे आ रही थी और ये right की तरफ move होना शुरू हो जाएगी और ये ऐसे आएगी. You understand? And now since these winds are coming from the northeast, look, इनका direction northeast से है, coming from the northeast,
That's why the season is called as the northeast monsoon. Very simple. Okay, अब what happens कि these winds do not have a lot of moisture because monsoon के टाइम पे जब यहाँ से सारी winds गई थी तब सारा moisture खत्म हो गया था. ऐसे हो रहा था ना monsoon के टाइम पे. अब जब ये winds वापस आ रही हैं, मतलब the monsoon is retreating now, तो moisture ही नहीं बचा इसके पास. ठीक है, थोड़ा बहुत moisture है obviously because अभी monsoon खत्म हुआ है, but moisture बहुत कम है. So it does not give a lot of rainfall and fair weather is experienced around the northern part of our country. मतलब यहाँ पर ठीक weather मिलता है. In fact, this is the best season for flying except over South India. Now let's see why not over South India. So the low pressure came to the south. It is now over the Arabian Sea and the Bay of Bengal. ठीक है, Arabian Sea और Bay of Bengal के ऊपर low pressure आ गया. And water is also warm because sun नीचे move कर रहा है, तो इस एरिया में पूरा गर्म पानी भी है. We have warm water, we have low pressure, and Coriolis force is always there. तो these three things जो मैंने अभी बोली, low pressure, warm water, and Coriolis force. These three things combined, low pressure plus warm water plus Coriolis force, when these three things combine, they form cyclones. Cyclone मतलब a system in which the winds are rotating around a low pressure area. जैसे यहाँ पर अगर low pressure area है, तो इसके आसपास, low pressure के आसपास जो winds घूम रही हैं, उसको cyclone बोलते हैं. तो these cyclones are formed on the Bay of Bengal and the Arabian Sea. यहाँ पर हमारा पुराना AMT था approximately because of the sun's movement started moving to the south and ended up in Bay of Bengal and the Arabian Sea. ठीक है, because of which we got the three things जो थी हमारा warm temperature, low pressure और Coriolis force. इसकी वजह से cyclones आ गए. Now I'll tell you something more about these cyclones. तो ये कैसे form हुए? This is water, this is land. Okay. Here we got sun's heating, जिसकी वजह से low pressure form हो गया. ठीक है, right, low pressure also. Low pressure में everything starts rising. Air moisture started rising and Coriolis force आ गया, जिसकी वजह से we got the swirl. Coriolis force का बस यही काम है कि it provides the swirl to the rising air and cyclones form हो जाते हैं. अब these storms form over the water, क्योंकि अगर हम वाटर के ऊपर लो प्रेशर दे दें तो तभी ये सब राइज करेगा मॉइस्चर वाली एयर. एंड दीज डिसिपेट ओवर लैंड. सो फॉर एग्जांपल ये साइक्लोन ट्रैवल करते करते लैंड के ऊपर आ गया. यहाँ पे देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर. Obviously there will be no rising or very little rising of air and moisture, and thus the continuous supply of moisture is not available on land, and therefore the cyclones dissipate. So we can say that these form over the water and dissipate over the land. So most of these cyclones around our country form around the Andaman Sea and move towards Tamil Nadu, Andhra Pradesh और Odisha. कुछ cyclones Arabian Sea में भी form होते हैं. अब ये जो cyclones है ना इंडिया के आसपास, ये बहुत strong नहीं होते. इसका रीजन ये है कि since they are moving on the water for a very less period of time और for a very less distance also. Look, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये बस यहाँ तक वाटर के ऊपर है, एंड वाटर के ऊपर होगा तभी तो इसमें स्ट्रेंथ आएगी ना. Since the travel over water is very less, that's why these cyclones around our country are not very strong. If you compare cyclones around India to cyclones around other parts of the world, for example US, the cyclones over there are massive. मतलब हमारे भी strong होते हैं, बहुत destruction होती है इनसे, but उनके कंपैरिजन में कम है, बिकॉज वहां पर ट्रैवल ओवर द वाटर इज अ लॉट. यहाँ पर बहुत कम पानी है जिसके ऊपर से ये ट्रैवल करते हैं. नाउ देयर आर सम कंडीशंस व्हिच शुड बी मेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, एंड दीज कंडीशंस आर you need warm water obviously, so the temperature should be around 26 to 27 degrees Celsius. You obviously need low pressure. This low pressure is around 900 to 1000 hectopascals, and we need the Coriolis force. तो ये conditions थी. There's another important thing. So these cyclones develop between 5 and 15 degree latitudes. इसमें दिखाता हूँ मैं. For example, 5 degrees यहाँ है and 15 यहाँ होगा. तो ये जो cyclones है ना, ये इसके बीच में ही form होते हैं. Usually, if you study about the Coriolis force,
you'll come to know that the Coriolis force is 0 on the equator. अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पर Coriolis force is 0. अब अगर Coriolis force ही नहीं होगी तो साइक्लोन्स फॉर्म ही नहीं होंगे. तो साइक्लोन्स के लिए we need minimum 5 degrees. ये पॉइंट समझ आ गया. अब 15 डिग्रीज के ऊपर क्यों नहीं होता? 15 डिग्रीज के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर वी आर नॉट एबल टू गेट वार्म वेदर, एंड इफ यू डोंट गेट वार्म वाटर तब भी साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होंगे. तो यूजुअली साइक्लोन्स 5 डिग्रीज से लेकर 15 डिग्रीज के बीच में ही फॉर्म होते हैं. ओके, एंड द लाइफ ऑफ साइक्लोन्स कि कितने दिन तक होते हैं, तो द लाइफ ऑफ साइक्लोन्स इज 3 to 4 days. 3-4 दिन तक ये जिंदा रहते हैं. This life is also very less because less travel over water. And these cyclones travel around 300 to 500 kilometers daily. एक दिन में ही 300 से 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं. अब साइक्लोन्स की लोकेशन और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग there are a lot of names given to them, like hurricanes, typhoons, tropical storms, cyclonic storms, tropical revolving storms, या simply a cyclone. इस फोटो में we can clearly see that the cyclone is formed over the water. यहाँ पे देखो over the water it's very strong. यहाँ पर कितना दिख रहा है हमें strong. And it dissipates over land. It's formed over the water and it's dissipating over the land. Now let's study about a cyclone in detail. कि इसके क्या क्या parts होते हैं and कहाँ पर कैसा weather हम expect कर सकते हैं. मान लो ये एक cyclone है. ठीक है, थोड़ा इरेगुलर हो गया बट सही है. तो दिस एरिया एंड हियर, दिस एरिया इज नोन एज द आई. मैं यहाँ साथ साथ लिखते भी जाता हूँ ताकि इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन अच्छी ड्राइंग बना के आप रख सकते हो. दिस इज द आई. अब आई की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताता हूँ. तो आई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर द विंड्स आर वेरी काम. इनफैक्ट एरिया इतना काम होता है कि इफ यू फ्लाई थ्रू दिस देयर विल बी नो क्लाउड्स, नो विंड्स, नथिंग. इफ यू गाइस हैव टाइम देयर इज अ वीडियो ऑन YouTube इन व्हिच एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग थ्रू द आई, तो वो देखना जरूर. वेरी नाइस वीडियो. तो मैं आई की कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे लिख देता हूँ. तो दिस एरिया इज अराउंड 10 to 30 किलोमीटर्स. ये 10 से 30 किलोमीटर्स का एरिया होता है. यहाँ पर काम विंड्स होती हैं, बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं मिलते यहाँ पे. तो आई राइट नो क्लाउड्स. And this is the least dangerous area in a cyclone. अब आगे चलते हैं. तो ये हो गया 10 से 30 किलोमीटर्स का. तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 50 किलोमीटर्स. ये होगा 150 किलोमीटर्स. ये है 400 किलोमीटर्स. एंड दिस मीन्स मोर देन 400 किलोमीटर्स. तो ये हो गई आई 10 से 30 किलोमीटर्स तक. अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ जो कि होता है 150 किलोमीटर्स पे. इसको हम बोलते हैं इनर हरिकेन कोर. यह है इनर हरिकेन कोर. अब भाई दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट इन अ साइक्लोन. ये 50 से 150 किलोमीटर्स तक होता है. एंड दीज डिस्टेंसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. तो ये हो गया 50 से 150 किलोमीटर्स तक. यहाँ पे जो विंड्स हैं वो होती है अराउंड 64 से लेके 112 नॉट्स तक, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं. एंड क्लाउड्स, बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड्स मिलते हैं यहाँ. इनफैक्ट वी फाइंड वॉल क्लाउड्स. तो जैसे आई थी, ये आई के आसपास ही हमें क्लाउड्स मिलना शुरू हो जाएंगे. एंड ये क्लाउड्स इतने डेंस होंगे कि ये बिल्कुल वॉल की तरह दिखेंगे हमें. तो वो वॉल क्लाउड्स हमें मिलते हैं इनर हरिकेन कोर पे. मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल क्लाउड्स. बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड्स होते हैं. तो ये था इनर हरिकेन कोर, जो कि मोस्ट डेंजरस पार्ट था. अब नेक्स्ट होता है आउटर हरिकेन कोर, जो हमें मिलता है अराउंड 400 किलोमीटर्स पे. इस एरिया में हमको स्पाइरल क्लाउड्स मिलते हैं. तो ये एरिया है 400 किलोमीटर्स पे. इसमें जो विंड्स हैं वो होती है 34 नॉट्स से ज्यादा, मोर देन 34 नॉट्स. इसमें जो क्लाउड्स हैं वो होते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, सीबी क्लाउड्स, और बहुत रेनफॉल मिलती है यहाँ पर. मैं लिख देता हूँ सीबी प्लस रेन. ओके, एंड दिस इज ऑब्वियस, जहाँ पे सीबी होता है वहां पे रेन तो होगी. तो ये है सीबी प्लस रेन. एंड यहाँ पर हमें स्पाइरल बैंड ऑफ क्लाउड्स भी मिलता है, मतलब स्पाइरल क्लाउड्स. इफ यू थिंक अबाउट इट, सिंस एवरीथिंग इज स्वर्लिंग इन दिस, तो हर चीज राउंड होगी.
जैसे यहाँ पर हमें वॉल क्लाउड्स मिले, वो मैंने बताया कि वो इसके अराउंड होते हैं, तो वो भी राउंड, एंड अभी स्पाइरल क्लाउड्स, तो एवरीथिंग विल बी स्वर्लिंग। अब लास्ट पार्ट है जो कि 400 किलोमीटर्स के आगे मिलता है हमें, उसको हम बुलाते हैं एज। तो ये हो गया एज ऑफ द हरिकेन। यहाँ पर जो हमारे क्लाउड्स हैं वो डिसिपेट होना शुरू हो जाते हैं एंड विंड्स बहुत ही वीक होती है। तो अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ अंदर से बाहर तक जाने में कम हो रही है। आई बहुत काम था, उसके बाद आप देखो इनर हरिकेन कोर जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, आउटर हरिकेन कोर विंड्स थोड़ी कम हो गई, एंड एज पे आ गए तो विंड्स और कम हो गई। तो here I write clouds dissipate and weak winds। तो ये हो गया हमारा पूरा साइक्लोन। अब इसको आप लोग अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में बना के रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब नेक्स्ट थिंग, इफ वी आर फ्लाइंग अराउंड अ साइक्लोन, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने एक साइक्लोन आने वाला है? तो देखो साइक्लोन इज लो प्रेशर। Low pressure in the northern hemisphere means winds moving anti-clockwise। ये winds anti-clockwise move कर रही थी, ठीक है, ये यहाँ से निकली थी एंड ये anti-clockwise move कर रही थी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होता है या लो प्रेशर होता है वो एंटी-क्लॉकवाइज मूव करती है विंड्स उसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज करती है। तो अब अगर आप फ्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एयरक्राफ्ट and you're going towards the cyclone, that means you'll get winds from the left। ये winds आपको left से hit करेंगी। If you're approaching a cyclone, in fact not only from this side, if you're approaching it from this side also, आप यहाँ से cyclone की तरफ जा रहे हो, तब भी winds आपको left से ही hit करेंगी। Similarly इस side से भी, मतलब आप कहीं से भी जा रहे हो साइक्लोन के तरफ, तो you will get winds from the left। Similarly, if you're going away from a cyclone, for example, अब यहाँ से बाहर जा रहे हो साइक्लोन से दूर, तब आपको ये winds राइट से हिट करेंगी। डीजी से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि if you are getting winds from the left, so where is the position of the cyclone with respect to you? इसके लिए बस हमें ये जानना था कि northern hemisphere में cyclone means anti-clockwise winds। And another property of a cyclone is कि if this is a cyclone and it's moving this way, the worst weather, मतलब सबसे खराब weather for flying, जो हो गई winds बहुत खराब हो गई या कुछ भी XYZ, सबसे खराब weather will be experienced in the right forward sector of the cyclone। मतलब अगर साइक्लोन नॉर्थ जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो सबसे खराब वेदर है ना वो यहाँ मिलेगा इस एरिया में, जो कि है राइट फॉरवर्ड एरिया। यहाँ पर सबसे खराब वेदर मिलेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लोन्स। एंड इस एरिया में हमको बहुत तेज विंड्स मिलेंगी, किसी किसी पार्ट में बहुत रेनफॉल मिलेगी, टावरिंग क्यूमुलस क्लाउड्स मिल सकते हैं और टर्बुलेंस भी मिलेगी। अब इफ यू थिंक अबाउट द फ्लाइंग कंडीशंस इन अ साइक्लोन, इसमें व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज टर्बुलेंस, वेरी हाई विंड्स, रेनफॉल एंड क्यूमुलस क्लाउड्स। तो बस यही चीजें मिलती हैं एक साइक्लोन में। टावरिंग क्यूमुलस क्लाउड्स मिलते हैं जिसके अराउंड बहुत टर्बुलेंस मिलेगी, किसी किसी पार्ट में बहुत रेनफॉल होती है, विंड्स बहुत तेज चलती हैं, और क्या, बस यही सब है साइक्लोन की चीजें। तो वी शुड अवॉइड गेटिंग इनटू अ साइक्लोन। नाउ इफ वी सम अप द पोस्ट मॉनसून सीजन, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर लो प्रेशर की जगह अब हाई प्रेशर है एंड लो प्रेशर यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो जो विंड्स थी वो ऐसे आने लगी, एंड तभी हमने इसका नाम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दिया था। उसके बाद हमने देखे साइक्लोन्स। साइक्लोन्स यूजुअली अंडमान सी से आते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों कंडीशंस हैं इसकी, जो थी लो प्रेशर, वार्म सी एंड बोरियोलिस फोर्स। अब दी स्ट्राइक द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आवर कंट्री। ये पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन्स आते हैं। सबसे पहले ये जो साइक्लोन्स हैं ये आते हैं उड़ीसा में, उसके बाद विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, चेन्नई, पुडुचेरी। And this is the main rainy season for Tamil Nadu and accounts for nearly 60% of annual rainfall in these coastal areas। हमने देखा था कि तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून नहीं आता, तो the main rainy season in Tamil Nadu is this, the northeast monsoon। So this was everything for the post monsoon season।
Okay, so with this, we come to an end of the Indian climatology series. I hope you guys have got a clear idea of all the seasons observed in our country, and I think you'll be well prepared for the exams as well. Now, please share your reviews or suggestions, whatever, because this was the first time I tried making such videos and I'm completely new to this thing. So please share your reviews. Now, I'll see you next time. Thanks for watching.